सैंटियागो पे किलियन पापे से पहले सर बॉबी चार्ल्टन का गोल भाई टाइमलाइन में और मेरे शेड्यूल में तो नहीं था। भाई क्या क्या हो गया, कल एंड्रिक ने गोल मार दिया, मादुएके ने हैट्रिक ही मार दिया, और वो भी इंस्टाग्राम वाली बकचोदी के बाद। और उसके साथ ही यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड हमारे रूसी हो चुके हैं। लेकिन आज के एपिसोड में भाई हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिटरली बैंकरप्ट कर देगा यूट्यूब को इस हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड। भाई देखो सीधी सी बात है, पहली चीज 3 पॉइंट आ गए, इससे बेहतरीन चीज तो और कुछ ही नहीं हो सकती। मतलब कैन यू इमेजिन ला लीगा के पहले 2 गेम अगर रियल मैड्रिड ड्रॉ कर देती, बार्सिलोना 6 पॉइंट पे होती, रियल मैड्रिड 2 पॉइंट पे होती, 4 का तो यहीं पर ही डिफरेंस हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि तुम लोग कहोगे कि अबे यार दिवेश 3-0 से हम जीत गए, ड्रॉ वाला बात तू हाइपोथेटिकली भी लेके कैसे आ सकता है। भाई देखो जिसने कल का मैच देखा होगा उसको पता होगा कि ये मैच फ्रस्ट्रेटिंग तो था। ऑफकोर्स यहाँ पर काफी सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है, एंड्रिक 1, लेवेंडोव्स्की 3, एम्बापे 0। भाई ऐसे में काफी लोग यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई उसने किस तरीके से एकदम से आते ही यहाँ पर अडाप्ट कर लिया था। बट ठीक है, उस मामले और प्रोपेगेंडा को साइड छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रियल मैड्रिड के कल के गेम की बात करते हैं। क्या वो फ्रस्ट्रेटिंग था? यस। क्या वो फ्रस्ट्रेटिंग ही रहने वाला है? यस। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि टोनी क्रूज के जाने के बाद और एकदम से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि टोनी क्रूज चला गया, जो कि बिल्कुल सही बात है कि टोनी क्रूज चला गया तो एक नया सिस्टम लेके आना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में जब एक भी गेम नहीं खेला था, अपने एपिसोड में तमाम पॉडकास्ट में मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप दूसरा टोनी क्रूज ढूंढने जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको टोनी क्रूज के बिना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपको क्रूज की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसा क्या क्रूज के अलावा कोई और सिस्टम चलता नहीं है क्या? तो आपको एक नया सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, जो कि टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और आप रियल मैड्रिड है तो आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग एक और एंगल को मिस कर रहे हैं कि टोनी क्रूज तो है ही नहीं अब, लेकिन 3 अटैकर भी तो है अब। 3 अटैकर्स, जिसमें रोड्रिगो की बात करें, विनीसियस की बात करें, एम्बापे की बात करें, वो 3 अटैकर्स हैं जिनके पास टेक्निकल क्वालिटी इलीट है फिनिश करने की, जिनके पास टेक्निकल क्वालिटी बहुत बेहतरीन है आपस में कोलैब करके, आपस में कम्युनिकेट करके कुछ बनाने की। काउंटर अटैकिंग बेहतरीन, स्पीड बेहतरीन, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतरीन, वेरिएशन बेहतरीन। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताएं, अल्टीमेटली है तो 3 अटैकर ही ना। अटैक ओवरलोड हो जाता है अगर मिडफील्ड की क्रिएटिविटी की बात करें। अटैक इतना ज़्यादा डिमांड करता है क्रिएटिविटी को कि मिडफील्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी तरीके से उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रही। भाई वाल्वर्दे और चुआमेनी कितने ही फिजिकल हो, कितने ही एथलेटिक हो, लेकिन क्रिएटिविटी में भी तो पीछे होंगे ही ना। ऐसे में यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने वैलाडोलिड के अगेंस्ट यहाँ पर आर्दा गुलर का पत्ता खेला। काफ़ी ब्रेव था, मैं तो मॉडरिच को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मेरे को पता था कि आर्दा गुलर अल्टीमेटली कितना ही बेहतरीन खेले। और भाई आर्दा गुलर जो पोजीशन पकड़ता है, सेक्सी है भाई वो, मैं सही बता रहा हूँ। वो और बेलिंगम अगर एक ही उसमें आ गए और ये 3 अटैकर भी रहे, मतलब इतने चांसेस हम लेने वाले ना, इसका नहीं पता कि कैसे बरी करेंगे, लेकिन इतने चांसेस हम लेने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा। बट आर्दा गुलर की तारीफ इसमें तो बनती है कि वो जो पोजीशंस पिक करता है एज अ फिनिशर, जो कि बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है, अंडररेटेड ट्रेट है उसके कैरेक्टर का, ये बहुत ज़्यादा तारीफ के मतलब काबिल है, लेकिन इसको मिलती नहीं है। दूसरी चीज़ उसके क्रिएटर एक्सपेक्ट की। देखो क्रिएटिविटी वाइज यहाँ पर आर्दा गुलर ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आर्दा गुलर के साथ एक प्रॉब्लम भी है, और दैट्स वाई मैंने कहा था कि लुका मॉड्रिच एक्चुअली में आगे फिनिश करेगा, आगे स्टार्ट करेगा। और उसका पीछे का रीज़न ये है कि भाई देखो अल्टीमेटली आर्दा गुलर खेलेगा तो राइट पे ही ना, बेलिंगम जैसा वर्क रेट वो दे नहीं पाएगा। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम अभी डेवलप होगा उसका, और ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड को जरूरत है एक डीप लाइन प्ले मेकर की, जिसको ना ही वाल्वर्दे और ना ही चुआमेनी, दोनों में से कोई भी उस चीज को सॉल्व करता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले 45 मिनट में आपको इसकी पूरी की पूरी, डिस्पाइट आर्दा गुलर है, डिस्पाइट एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो, सब पता नहीं कितने वेरिएशन लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके बाद भी यहां पर लगेगा कि ये टीम आइडियाज लैक करती है, क्रिएटिविटी लैक हो रहा है। फ्रान गार्सिया अटैक ऑफेंसिव माइंडेड फुलबैक के बावजूद, इतना सब ऑफेंसिव झोंकने के बाद भी आपको एक क्लैरिटी नहीं दिखती है, आपको एक सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं दिखता है कि इस डेडलॉक को इसी तरीके से तोड़ा जाएगा। तो मैं से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि 3-0 से जीत गए भाई, रियल मैड्रिड 10 बंदे अगर पेनल्टी बॉक्स में खड़े करेगी तो क्या करती रियल मैड्रिड?
देखो बात भी सही है, लेकिन पार्शली अल्टीमेटली रियल वैलेडोलिड 10 बंदे खड़े कर रही है, ये बात तो सही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जो कि रियल मैड्रिड ला लीगा में खेलेगी उसमें सामने वाली टीम ये नहीं करेगी? मेरी यही तो करेगी। ये चीज आपको तोड़नी है, आपको बनानी है, वो बनेगी एक सिस्टम से, और उसके लिए कौन स्टेप अप करने वाला है कह नहीं सकते। 1 महीने के लिए बेलिंगम नहीं है, आर्दा गुलर को बहुत टाइम मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर विनी और एम्बापे के। उस पर एम्बापे रिस्ट्रिक्टेड लगता है एज अ स्ट्राइकर, बात सही है। देखो बात असल में ये है कि एम्बापे पे स्पेस नहीं है, एक स्पेस नहीं है, 3 डिफेंडर चढ़े रहते हैं और यहाँ पर विंग पर वो जा नहीं सकता क्योंकि वहां पर ऑलरेडी विनी रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बापे लेफ्ट विंग पे खेलता ही नहीं है, एम्बापे खेलता है, बल्कि पूरी टीम ही वहीं खेलती है। लेकिन अगर कल के आप एवरेज पोजीशन की बात करोगे तो रियल मैड्रिड बहुत सेंट्रल थी। इसके पीछे का रीजन ये क्योंकि बेलिंगम नहीं था, तो ऑब्वियसली लेफ्ट ओरिएंटेड था ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर आर्दा गुलर, रॉड्रिगो सब थोड़ा राइट शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन एम्बापे के साथ प्रॉब्लम ये है कि एम्बापे बहुत ज़्यादा कवर्ड है, और एम्बापे रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि एम्बापे वो फ्रीडम अभी तक फिगर आउट कर नहीं पाया कि एम्बापे एज अ स्ट्राइकर कैसे तोड़ेगा। देखो पॉइंट ये है कि जितना टीम रियल मैड्रिड को स्पेस देगी, रियल मैड्रिड इज बाउंड टू लाइक थ्रैश, स्कूल बुली कर देंगे भाई ये ओपोनेंट को, बट वो स्पेस आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा। ब्राहीम दियास, भाई ब्राहीम दियास पे लोग शांत है। एंड बॉबी चार्ल्टन, सर बॉबी चार्ल्टन, देखो एंड्रिक का गोल सही में बहुत सेक्सी था, मतलब बहुत ताबड़तोड़, इतनी पावर, और वो, और सही बताऊं एंड्रिक उस स्ट्राइकिंग पोजीशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी एकदम से लेके आया ना, वो बहुत बढ़िया थी भाई। एम्बापे के साथ नहीं थी वो, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एंड्रिक ने जो गोल मारा उसके लिए तारीफ बनती है भाई। मैंने जैसा कहा था कि एंड्रिक को जितना भी टाइम मिलेगा भाई अपॉर्चुनिटी तोड़ियो भाई, और उसने ये अपॉर्चुनिटी परफेक्टली तोड़ी है। आर्दा गुलर और एंड्रिक अगर इस तरीके से अपने डेवलपमेंट को बनाते रहना, चुम्बेश्वरी। बट खैर अगर ब्राहीम दियास की बात करें, भाई यही तो चाहिए आपके साथ, एक स्क्वाड प्लेयर से आए, गोल मारे, मतलब व्हाट ट्रोसार्ड डू फॉर आर्सेनल, ब्राहीम दियास डू फॉर रियल मैड्रिड। ये परफेक्ट डेफिनेशन है हुकुम के इक्के की फ्रॉम द बेंच। ये साले प्लेयर्स ऐसे जो बेंच की वैल्यू को जिंदा रखते हैं। आज जोजेलू भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। लेकिन खैर इसी के साथ बात करते हैं किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भौकाल मचा रखा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 46 मिलियन शायद से ऑलरेडी हो चुके हैं, 45 मिलियन तो हो चुके हैं, तो 50 मिलियन में मेरे ख्याल से आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि रोनाल्डो यूट्यूब से एक्चुअली में पैसा कमा कितने रहे। अगर काफ़ी रिपोर्ट्स की माने तो एस्टिमेटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 मिलियन यूरोज ऑलरेडी छाप चुके हैं, $100 मिलियन ऑलरेडी छाप चुके हैं यूट्यूब से। बट हाँ, इसमें कैच ये है कि स्पॉन्सरशिप यहाँ पर इंक्लूडेड है। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको बता दूं, सिर्फ यूट्यूब से मिस्टर बीस्ट महीने का $5 मिलियन कमाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेफिनेटली वहां पर अभी नहीं पहुंचे होंगे फॉर श्योर, अभी स्टार्टिंग है और यहाँ पर वीडियो के व्यूज और आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। लेकिन $100 मिलियन भाई, पहले अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ भाई, अभी 7-8 दिन ही पूरे हुए हैं बस। $100 मिलियन का रेवेन्यू, और इसमें यस भाई सब लोग यूट्यूब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। भाई कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि स्पॉन्सर नहीं करना चाहेगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रांड के साथ। बट ये भी है कि रोनाल्डो खुद के ब्रांड को तो प्रमोट करेगा, वो खुद भी तो भाई चड्डी बनियान, परफ्यूम सब चीज़ है, पता नहीं क्या क्या नहीं बेचता वो भाई, मतलब उसका ब्रांड इतना बड़ा है कि वो उसको शायद से स्पॉन्सरशिप की जरूरत भी नहीं होगी। बट 100 मिलियन का रेवेन्यू ऑलरेडी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने टच कर दिया है। वहीं हम क्या हमारी बात करें, इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और नेपोली की, तो भाई स्कॉट मैकटोमिने टू नेपोली हेयर वी लैंड हो चुका है। यहाँ पर 30 मिलियन की जो आस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो सेटिस्फाई कर दी है नेपोली ने। हाँ भाई, स्कॉट मैकटोमिने अंडर एंटोनियो कॉन्टे कुछ भौकाली होने वाला है, कुछ अलग ही होगा। बट स्कॉट मैकटोमिने को भी एक अच्छी खासी शाउट, एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। स्क्वाड रोटेशन में कोई शर्म की बात नहीं है, स्क्वाड प्लेयर में बहुत बढ़िया चीज़ होती है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पर अब, और एक तो पूरा प्योर प्रॉफिट है भाई। मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने बाद खत्म होने वाला है भाई, उसको ही 30 मिलियन में बेच दिया। ये अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ऐसा करती नहीं है यूनाइटेड, बट नए रिजीम में ये तारीफ के काबिल है भाई, ये है तारीफ के काबिल।
आपने 30 मिलियन में उस प्लेयर को सेल कर दिया, जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने ही इतनी मुश्किल थी। पहली बात तो स्कॉट मैकटोमिने की, दूसरी चीज उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अगले साल खत्म हो रहा था, और आपने पैसा भी ऐसे क्लब से निकाला जिस पे नहीं है नैपली। बताओ। इसी के साथ बात करें प्रीमियर लीग के 2 गेम्स की, तो भाई यहां पर लिवरपूल का नया एरा इससे बेहतरीन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मतलब काफी सारे लोग कह रहे हैं कि क्लॉप टाइप रिसेप्शन नहीं मिल रहा एनफील्ड में, और कहीं ना कहीं क्लॉप के बिना, अबे क्लॉप को 9 साल भी तो थे, ऐसे 2 गेम ही हुए हैं। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि आर्ने स्लॉट के अंडर आप लिवरपूल को जो गेम खेलते हुए देखते हो, मैंने 2.5 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं देखा ऐसा गेम खेलते हुए। सही बता रहा हूं मैं, और एग्जैजरेट तो कर ही नहीं रहा मैं। यस, क्लॉप टाइप वो गंग हो स्टाइल नहीं है, आराम से पेशेंस के साथ काउंटर अटैक, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जो सीक्वेंसेस है भाई, मतलब इतने सही सीक्वेंसेस है ना भाई। मतलब आपको एक रीइग्नाइटेड साला दिखता है, लुइस दियास आपको एक टैक्टिकली फ्लेक्सिबल आदमी दिखता है, ग्रेवेनबर्ग को आपने टैक्टिकल इंपॉर्टेंट दे दिया यहाँ पर, कोनाते, वेन डाइक, रॉबर्टसन बीइंग बेस्ट। उसके बाद ट्रेंट आर्नोल्ड को आपने परफेक्टली प्रोफाइल कर रखा है, एलिसन क्रूशल सेव्स निकाल रहा है, मैकअलिस्टर की बात करें, कोडी गाकपो का एक अच्छा केमियो दिखता है, मोहम्मद साला बेस्ट। उसके बाद यहाँ पर डियोगो जोटा का एक बेहतरीन पास आता है, और क्या चाहिए भाई। मतलब गोल कंसीड आपने करे नहीं, गोल पे गोल आप मारे जा रहे हो, काउंटर अटैकिंग है, पोजीशन स्टाइल है, आप चोक करते हो सामने वाली टीम को। ये चीज इसलिए भी खूबसूरत है कि लिवरपूल की ट्रांसफर मार्केट आपको पता है इस समय कैसी गई है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है भाई। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें चेल्सी की, मादुके ने मैच से पहले, क्या नाम है भाई का, मादुएके ने मैच से पहले ही इंस्टाग्राम पे बवाल मचा दिया था वुल्वरहैम्पटन को लेके, और उसके बाद हैट्रिक मार दी। इन्फिनिटी हो रहा है भाई, मैं तो भाई फैल गया, मैं गीला हो गया, मैं वहीं पर ही। बट गेम की बात करें, 6-2 मैच जब देखोगे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पहला तो था ही नहीं ऐसा, गेम बेहतरीन जा रहा था। और सही बताऊं तो चेल्सी की जो वीकनेस है वो अभी भी वही है, लेकिन ये जो पाल्मर और मादुएके के बीच में 69 का कॉम्बिनेशन बैठा है, इसने 3 असिस्ट उसको दे दिया और 3 गोल उसको दे दिया। मतलब ऐसे दे दिए जैसे आपने इमीडिएटली आपने फीफा में जो डिफिकल्टी है वो सेमी प्रो से एमेच्योर कर दी है। समझ में ही नहीं आया कि वुल्वरहैम्पटन को पता ही नहीं चला कि कब उनके पिछवाड़े पे कोई लात मार के चला गया। लेकिन गेम वैसे सही बताओ बहुत एंटरटेनिंग था, वुल्वरहैम्पटन ने बहुत अच्छे से फाइट दी, वही मिडफील्ड में टर्न अराउंड करे जा रहे थे, काउंटर कर रहे थे। लेकिन चेल्सी बीइंग टू इज बेस्ट, जब केओस मचेगा तो चेल्सी उसको हार्नेस कर सकती है, बिकॉज दे हैव कोल पाल्मर, बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है यहाँ पर, लीड कर पा रहा है निकोलस जैक्सन बीइंग वही कि आपको समझ में ही नहीं आया कि निकोलस जैक्सन फुटबॉलर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, गोल्फ प्लेयर है, लेकिन अल्टीमेटली गोल वो मार के आपको जाएगा ही जाएगा। बढ़िया गेम है। क्या यहाँ से तख्ता पलट हो सकता है, टाइट चेंज, टर्न अराउंड हो सकती है, एक नया एनर्जी, एक नई ऊर्जा यहाँ पर भरी जा सकती है चेल्सी में। ये भाई आने वाले गेम्स में देखना पड़ेगा, बिकॉज चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बाद ये पहला गेम है जहाँ पर चेल्सी को एक्सपेंशन, एग्रेसिव और अपने आप को शोकेस करने का मौका मिला, और उन्होंने मौका छोड़ा नहीं।